जय हिंद बेटा। आज हम बात कर रहे हैं स्माइल के 7वें पेपर पर। कक्षा 12 भूगोल विषय का 7वां पेपर आपके पास है। अब हम उसी पर बात कर रहे हैं, उसको हल कर रहे हैं। तो देखिएगा अपनी स्क्रीन पर पहला प्रश्न, महानगर व वृहत नगर में अंतर बताइए। 1 नंबर का प्रश्न है, छठे पाठ से लिया गया है आपके। महानगर और वृहत नगर में अंतर बताइए। तो बिल्कुल सिंपल सा मैंने लिखा है पहले ही। आपको लगाना है हेडिंग महानगर, पहले प्रश्न में अंडरलाइन करना है उसको और उसके आगे लिख देना है इसकी परिभाषा भी। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को महानगर कहते हैं। उसके बाद नीचे वाली लाइन में आप लिखोगे वृहत नगर और आप लिखेंगे वहां 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को वृहत नगर कहा जाता है। तो ये पहले प्रश्न का आंसर हुआ। दूसरे प्रश्न देखिए अपनी स्क्रीन पर आप, विश्व में पाए जाने वाले 2 शीतोष्ण घास के मैदानों के नाम बताइए। एक पीछे वाले पेपरों में अपने उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आए थे और आज के पेपर में हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम पूछे गए हैं। तो देखिएगा दूसरे प्रश्न में 2 पूछे हैं, 1 नंबर में आधे आधे नंबर के 2, मैंने यहाँ 3 लिखे हैं। प्रश्न संख्या 2 लगाएंगे। प्रश्न आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होगी पेपर में। आप लगाएंगे 1 नंबर स्टेपीज, 2 नंबर पंपास, 3 नंबर डाउन्स। तो 2 पूछे हैं तो आप स्टेपीज और पंपास, इनके अलावा भी अगर आपके याद है तो उनमें से भी लिख सकते हो। ये मैंने ब्रैकेट में जो लिखे हैं देश, यानी रूस में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को स्टेपीज कहते हैं। उत्तर को प्रभावशाली बनाने के लिए आप स्टेपीज में रूस लिखेंगे तो और ज्यादा अच्छा है, वरना आप सीधा इतना भी लिख सकते हो स्टेपीज। और यूएसए यानी अमेरिका के अंतर्गत जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें पंपाज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। तो आप इन 3 में से कोई 2 या आपके और भी कोई याद हो तो स्टेपीज, पंपाज, डाउन्स ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम हैं। अब देखिए बेटा अपनी स्क्रीन पर आप तीसरा प्रश्न, क्या स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। 1 नंबर का है तो आपको यह बताना है भी स्वामित्व यानी मालिकाना हक के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं और नाम लिख दीजिएगा। तो देखिएगा नंबर 3 लगाएंगे। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सार्वजनिक उद्योग, या आप लिख सकते हो सरकारी उद्योग, जो सरकार के अंडर में चलते हैं, जिसकी मालिक सरकार होती है, सार्वजनिक उद्योग। दूसरा हुआ निजी यानी प्राइवेट उद्योग, निजी क्षेत्र के जो उद्योग है, कोई व्यक्ति विशेष उसका मालिक होता है। और तीसरा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग या संयुक्त उद्योग, जो यानी सरकार और निजी व्यक्ति मिलकर चलाते हैं। तो 3 प्रकार का हो गया मालिकाना हक के आधार पर, सरकारी उद्योग, प्राइवेट उद्योग और कंबाइंड यानी सरकार और व्यक्ति यानी निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग तक की यात्रा के लिए आप किस रेल मार्ग का चयन करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया प्यारा प्रश्न है ही, रेल मार्ग का है। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जो रेल मार्ग है जो पश्चिम से यूरोप, अगर ये पूरा नक्शा, ये पूरा बोर्ड अगर ऑस्ट्रेलिया है तो आप देख याद होगा नीचे वाली साइड में दक्षिणी क्षेत्र में पश्चिम से लेकर पूर्व तक एक रेल मार्ग जाता है। आपको उसका नाम लिखना है तो उसका नाम है बेटा ऑस्ट्रेलियाई पारद्वीपीय रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार हो जाता है महाद्वीप के, ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप को पार करने वाला रेल मार्ग जो हम कहते हैं पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व यही लिखा है प्रश्न में कि पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग तक की यात्रा करनी है तो आप किस रेल मार्ग का चयन करेंगे। तो आप लिखेंगे, पूरी लाइन लिखेंगे पहले प्रश्न की, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग तक की यात्रा करने के लिए हम
ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का चयन करेंगे, और इसको अंडरलाइन कर दोगे। अब इसमें एक प्रश्न और भी आप याद कर लें, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है भी। इसने कहा ना पश्चिम से पूर्व, तो ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के पश्चिम के अंदर जो शहर है उसका क्या नाम है, और पूर्व में जहां जाती है ये ट्रेन उस शहर का क्या नाम है। तो पश्चिम इधर वाले शहर का नाम है पर्थ, और उधर वाले का नाम है सिडनी। तो पर्थ से सिडनी, पर्थ से सिडनी, जहां से चली वो पर्थ, जहां पहुंची वो सिडनी। पश्चिम और पूर्व की बात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का चयन आपको करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न देखिएगा आप अपनी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में अंतर दीजिए। 7वें पाठ से लिया गया प्रश्न है। ये 7वें पाठ के जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय जो दिए गए हैं बेटा, इनकी परिभाषा और इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, एक प्रश्न तो 100% माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आना ही आना है, चाहे वो 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, चाहे 3 नंबर में आ जाए। उसी कड़ी का प्रश्न है ये कि चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप यानी व्यवसाय में आपको अंतर बताना है। तो देखिएगा, अब हम देख रहे हैं, तो ये है 5वें प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ लिखा है, चतुर्थ क्रियाकलाप या व्यवसाय, और फिर लिखा है पंचम क्रियाकलाप। मैंने इस तरीके से लिखा है, मैं आपको यही कहूँगा आप अंतर के रूप में लिखिएगा, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ जगह के हिसाब से सेट किया है, तो आप चतुर्थ क्रियाकलाप लिखें इधर, और इसकी बात इसके नीचे लिखें, फिर यहाँ बीच में लाइन खींच के यहाँ पंचम व्यवसाय या क्रियाकलाप लिख के उसकी बात लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा उत्तर, क्योंकि 2 नंबर का है और अंतर में पूछा है। जहाँ तक संभव हो अंतर को पार्ट बनाकर ही लिखना चाहिए। ये नहीं है भी आप ऐसे लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। तो देखिए चतुर्थ क्रियाकलाप या व्यवसाय में कौन शामिल है, देखिएगा सूचना आधारित इंफॉर्मेशन, सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित सेवाएं इसके अंतर्गत शामिल है। चतुर्थ क्रियाकलाप व्यवसाय में क्या है, सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित, जिनको अप्रत्यक्ष सेवा भी कहते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो भी इसमें अप्रत्यक्ष सेवाएं शामिल है, ठीक है। जैसे कौन कौन सी, शिक्षण संस्थाएं यानी स्कूल, हॉस्पिटल अस्पताल, रंगमंच, ठीक है, थिएटर जिसको कहते हैं, प्रशासनिक सेवाएं IAS RAS वाली बातें, नौकरशाही यानी जितने भी सरकारी नौकर हैं, ठीक है, उनकी बात, शोध कार्य आदि शामिल है। अब थोड़ा सा मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा बेटा, चतुर्थ क्रियाकलाप में एक तरीके से ऑफिस शामिल है, कार्यालय, ठीक है, ज्यादातर वो चीजें इसमें अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप है, ठीक है। तो सूचना आधारित तथा अनुसंधान और विकास आधारित सेवाएं इसमें शामिल हैं, जैसे शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल, रंगमंच, प्रशासनिक सेवाएं, नौकरशाही, शोध कार्य आदि, ठीक है। अब बात करते हैं पंचम क्रियाकलाप पर बात करते हैं बेटा। पंचम, 5वां, बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी, क्या सरकारी और निजी उद्योगों में, सरकारी इंडस्ट्री है चाहे प्राइवेट है, सरकारी व निजी उद्योगों में उच्च स्तरीय, हाई लेवल, उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले यानी डिसीजन लेने वाले प्रबंधक, यानी हर जो सरकारी और निजी जो उद्योग व्यवसाय उनमें जो ऊपर ऊपर बैठे हैं, ठीक है, जो डिसीजन लेते हैं, जैसे अपने शिक्षा विभाग में अपने जो डायरेक्टर साहब ऊपर बैठे हैं, ठीक है, जो डिसीजन लेने वाली वो जो टीम है, जो व्यक्ति है, उनके लिए पंचम व्यवसाय शब्द का इस्तेमाल होता है। तो सरकारी व निजी उद्योगों में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले प्रबंधक, मैनेजमेंट करने वाले, प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर, शोधकर्ता यानी रिसर्च करने वाला व्यक्ति, यहां तो उस शोध काम की बात की है, यहां शोध करने वाले पर बात कर रहे हैं। शोधकर्ता, कानूनी सलाहकार जो हमें किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से, लीगल रूप से एडवाइस देता है, और नीति निर्धारक, ठीक है, पॉलिसी मेकर जिसको हम कहते हैं। तो ये 5वां क्रियाकलाप या पंचम व्यवसाय कहलाता है। सरकारी और निजी उद्योगों में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले प्रबंधक, प्रशासक, शोधकर्ता, कानूनी सलाहकार, नीति निर्धारक आदि इसमें शामिल होते हैं। तो बेटा ये था आपका 5वां प्रश्न, जिसमें हमने चतुर्थ और पंचम व्यवसाय में अंतर पर बात की।
आगे बढ़ते हैं और अब आप देखिएगा छठे प्रश्न पर बात करते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का विस्तार बताना है और उसका महत्व बताना है। ठीक है, छठा प्रश्न ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो पहले आप हेडिंग बनाएंगे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लगाएंगे एक लाइन में। उसके नीचे वाली लाइन में आप क्या लिखेंगे, उसने क्या पूछा है अपनों से, विस्तार पूछा है, यानी कहां से कहां और कितना लंबाई है उसकी। ठीक है, तो जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कहा पर्थ से लेकर सिडनी वाली बात, ठीक है, सेम वही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। और पहला तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए भी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में है, तो ध्यान रखिएगा रूस में है ये। ठीक है, तो मैं यहां उत्तर लिख देता हूं, रूस के पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको पहले लेनिनग्राद भी कहा जाता था, सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में व्लादिवोस्टक तक, और साथ में अब हम इसकी लंबाई लिख देंगे 9560 किलोमीटर लंबा है। यह विस्तार में लिखना है आपको एक लाइन। रूस के पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में व्लादिवोस्टक तक 9560 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है ये ट्रांस साइबेरियन। इसमें यह प्रश्न भी बन सकता है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के पश्चिम में कौन सा नगर है और पूर्व में कौन सा है। तो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग ये एक नगर है और पूर्व में है व्लादिवोस्टक। इसके साथ बेटा आपसे पूछ रखा है कि इसका महत्व बताइए, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हमें बतानी है। ठीक है, तो बहुत पहला आप यही लिखें, इसमें महत्व में आप एक पॉइंट एक लिख दीजिए, क्योंकि एक एक नंबर के हैं दोनों, एक नंबर का विस्तार एक नंबर। मैं आपको 3 पॉइंट आपको बता रहा हूं, कम से कम आप 2 जरूर लिखिएगा इसमें, इस तरीके का प्रश्न आए तो। एशियाई देशों को, यानी एशिया महाद्वीप को, एशियाई देशों को पश्चिमी यूरोपीय देशों से जोड़ता है, पश्चिमी यूरोपीय देशों से जोड़ता है। तो एक तरीके से एशिया महाद्वीप को यूरोपीय महाद्वीप, जैसे अगर ये रूस है यहाँ, ठीक है, तो इधर अपना यूरोप आ गया, तो रूस का ये हिस्सा तो एशिया में है, बाकी के एशिया वाले देश इधर आ गए, तो इसको इधर से जोड़ रहा है। ठीक है, तो एशियाई देशों को पश्चिमी यूरोपीय देशों से जोड़ता है। ठीक है, दूसरा आप इसका इंपॉर्टेंस में आप लिख सकते हो, ये रूस के औद्योगिक नगरों को जोड़ता है, तो इंडस्ट्रियों को आपस में जोड़ता है, तो बहुत बेनिफिट है। रूस के औद्योगिक नगरों को आपस में जोड़ता है। इसी तरीके से एक अंतर हम और लिख दें, साइबेरियन आपको पता है आर्थिक रूप से बहुत ही अविकसित देश है, तो उसके विकास में इसका बड़ा रोल है। तो आर्थिक रूप से पिछड़े साइबेरिया का विकास हो रहा है। आर्थिक रूप से पिछड़े साइबेरिया का विकास हो रहा है, तो ये आप इसके महत्व में लिख सकते हैं।
तो ये था आपका छठा प्रश्न, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का विस्तार और उसका महत्व। आगे बढ़ते हैं बेटा, और अब आप देखिए अपनी स्क्रीन पर सातवां प्रश्न वर्ल्ड मैप का प्रश्न है। पिछले स्माइल के छठे पेपर में भी हमने वर्ल्ड मैप की लोकेशन का प्रश्न था और उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है सातवां प्रश्न। और सातवां प्रश्न है आपके विश्व रेखा मानचित्र पर लौह उत्पादक देश अंकित करो। देश हैं टर्की, चीन, रूस और दक्षिणी कोरिया अंकित करना है आपको। तो अब अपनी वर्ल्ड मैप पर इस पर सातवें प्रश्न में बात कर रहे हैं अपने विश्व रेखा मानचित्र पर लौह उत्पादक देश अंकित करने हैं। तो मैंने पिछले स्माइल के छठे पेपर का मैप ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दूँ। पिछले पेपर में था, एक तो था अपने भूमध्य रेखा, तो ये हमने भूमध्य रेखा अंकित की। एक दक्षिणी अफ्रीका था, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नीचे वाला ये देश आ गया। एक सूडान था, वो ये ऊपरी ऊपर मिस्र है, यहाँ मिस्र के जस्ट नीचे सूडान है। एक जापान था इधर, चाइना के पास उत्तरी और दक्षिणी कोरिया और जापान, ये हमने पिछले स्माइल के पेपर में किया। आज अपने को भरना है, पहला है टर्की या तुर्की। ध्यान दीजिए, हमने सूडान भरा, सूडान के ऊपर ये मिस्र है, स्वेज नहर वाला इलाका, ये मिस्र के ऊपर ये महासागर आ गया। महासागर के ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब मैं इसको कलर कर रहा हूं, ये जो देश, ठीक है, ये देश है बेटा टर्की। तो आप तीर का निशान लगा के जहां भी आपको जगह मिले आप लिख दीजिएगा टर्की, ठीक है, ईरान के जस्ट ऊपर है। उसके बाद दूसरा है आपके पास चीन। तो चीन तो अपने ऊपर है, ये रहा इंडिया, और इंडिया के ऊपर ये जो है, ये जो देश है सारा, ठीक है, ये है चीन। तो आप इसके ऊपर ही लिख दीजिएगा, काफी लंबा है ये तो, चीन। उसके बाद तीसरा आपसे पूछा है रूस। तो चाइना के जस्ट ऊपर ये मंगोलिया है, इससे ऊपर ये जो सारा इलाका जो दिखाई दे रहा है, ये है बेटा रूस। तो यहां लिख दें हम रूस। रूस का आज अपनों ने ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर भी बात की, जो कि पश्चिम से पूर्व तक ऐसे चलता है और यहाँ तक पहुँचता है, सेंट पीटर्सबर्ग से यहाँ तक व्लादिवोस्टोक तक आता है, ठीक है। तो रूस, ये चाइना हो गया और ये टर्की हो गया। चौथा हमसे पूछ रहा है दक्षिणी कोरिया। तो देखिएगा, ये चाइना है, ये जापान भरा अपनों ने कल पिछले पेपर में, इन दोनों के बीच और ये चाइना के जस्ट नीचे ये थोड़ी सी पूंछ देखिएगा। तो जस्ट ऊपर वाला ये तो है उत्तरी कोरिया, किम जोंग वाला जो इलाका देश है, और इसके जस्ट नीचे देखिए ये छोटा सा, ठीक है, ये है बेटा दक्षिणी कोरिया। तो आप लिख देंगे साइड में जहां भी आपको जगह मिले, दक्षिणी कोरिया लिख दीजिए आप, ठीक है। तो चाइना के पास ये है उत्तरी कोरिया, किम जोंग, और ये है दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के इधर ये रहा जापान। तो जापान, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, चाइना के ऊपर रूस हो गया, ठीक है, ये मंगोलिया हो गया, ये इधर दक्षिणी अफ्रीका, ये सूडान, ये टर्की हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गई, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, जिसमें आज अपनों ने बात किया था इधर पर्थ से लेकर सिडनी से लेकर पर्थ तक का ये ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पर भी आज अपनों ने बात की थी। तो ये था आपका सातवां प्रश्न। अब बात करते हैं बेटा आठवें प्रश्न पर। देखिएगा अपनी स्क्रीन पर प्रश्न है, स्वेज नहर व पनामा नहर की तुलना निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। स्थिति, प्रभावित देश और लंबाई व चौड़ाई। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाया हुआ है, हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों ने देख लिया होगा, और वो वीडियो है स्वेज नहर और पनामा नहर के नाम से है। तो मैं चाहता हूँ भी आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा
और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल देता हूँ ताकि आप उस पूरे को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अलग से पूरा वीडियो वहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो वहाँ देखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं बेटा। 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न बेटा आपके 9वें पार्ट से लिया गया है। लगभग 75, 76, 77 नंबर पेज पर इसका आंसर दिया हुआ है। यहाँ तो उसने 3 कारक पूछे हैं भी उद्योगों की अवस्थिति को, यानी पहले तो हम ये समझें भी इसका मतलब क्या है। भी अवस्थिति यानी लोकेशन, भी उद्योग कहाँ पर स्थापित करना चाहिए, उसको कौन सी चीजें प्रभावित करती है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा, अगर आप लिखना चाहें, जरूरी नहीं जो अब मैं 2 लाइनें बोल रहा हूँ वो आप लिखें, लेकिन लिखेंगे तो सुंदर हो जाएगा आपका आंसर। तो आप ये लिख सकते हो, पहले उद्योगों की स्थापना केवल उन्हीं स्थानों पर हो सकती है जहां उनके विकास के लिए भौगोलिक परिस्थितियां उपलब्ध होती है। तो ये लाइन आप लिख सकते हो, लिखना चाहें तो। उसके बाद उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। इस चैप्टर में बेटा आपके कम से कम 12-13 पॉइंट दिए हुए हैं। आपको जो अच्छे लगे उनमें से किन्हीं 3 पॉइंट लिखकर आपको उनके आगे 2-2, 3-3 लाइनों में उसका एक्सप्लेनेशन देना है, क्योंकि बड़ा प्रश्न है तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने पॉइंट जो लिए हैं, पहला पॉइंट लिया है मैंने कच्चा माल। भी कच्चा माल उद्योगों की लोकेशन को कैसे प्रभावित करता है, तो इसका मतलब हम थोड़ा सा इसके अंदर इसकी व्याख्या करते हैं। जहां कच्चा माल आसानी से और सस्ता मिलता है वहां उद्योगों का अधिक विकास होता है, क्योंकि उद्योग तो कच्चे माल पर डिपेंड करता है, वो सस्ता और इजीली मिल जाएगा, वहां पर उद्योग ज्यादा लगेंगे। इसलिए ज्यादातर उद्योग खानों पर, आसपास वनों, कृषि क्षेत्रों या समुद्र तटों के निकट होते हैं या निकट स्थापित किए जाते हैं। तो इसका मतलब कच्चा माल भी उद्योगों की लोकेशन को प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, परिवहन के साधन। परिवहन के साधन, संचार वाला भी आप साथ में जोड़ सकते हो। परिवहन के साधन, अब इसमें क्या लिखेंगे कि कच्चे माल को कारखानों तक लाना। हमने कच्चे माल के हिसाब से इंडस्ट्री कच्चे माल के पास स्थापित कर ली है। ठीक है, और अगर हमने उससे, क्योंकि यूं तो है नहीं उसके ऊपर ही करें, थोड़ी सी दूरी पर है तो आपको उसको माल को लाना होगा और तैयार माल को वापस लेके जाना होगा। तो कच्चे माल को कारखानों तक लाने और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो इसलिए परिवहन के साधन भी प्रभावित करते हैं। तीसरा लिखा है मैंने बाजार। भी आपने जो बनाया उसको बेचना भी तो है, बाजार। तैयार माल को बेचने के लिए बाजार का उपलब्ध होना जरूरी है। जहां मांग अधिक है और लोगों की खरीदने की क्षमता यानी क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता अधिक है, वहां पर उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। तो बाजार का हिसाब से हम कच्चे माल के पास में स्थापित कर सकते हैं, या अगर हमारे पास परिवहन की सुविधा अच्छी है तो हम कच्चे माल से भले ही थोड़ा दूर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं भी ये जो सारे पॉइंट हम बात करेंगे एक ही जगह मिले। भी प्राथमिकता तो डिसाइड हमें खुद करनी है भी हम कहाँ स्थापित करना चाहते हैं। जहां कच्चा माल इजीली उपलब्ध है वहां, या जहां परिवहन के साधन मिल जाएंगे वहां, या बाजार जहां अच्छा है बाजार के नजदीक, या कुछ और। जैसे और में आप शक्ति के साधन यानी लाइट की बात आ जाती है इसके अंतर्गत, जहां आपको इजीली कोयला बिजली उपलब्ध हो जाती है वहां पर, या कुशल श्रमिक जहां मजदूर आसानी से मिल जाते हैं, कुशल मजदूर ट्रेंड। ठीक है, जहां पूंजी, आप कितनी पूंजी लगा सकते हो उस पर भी डिपेंड करता है। सरकार की नीतियां यानी पॉलिसी क्या है, बैंक सुविधा का हिसाब रख सकते हो, नदियों नहरों के किनारे स्थापित कर सकते हो, जहां की जलवायु का हिसाब किताब भी आप रख सकते हो। तो इस तरीके से बहुत से पॉइंट है बेटा। ठीक है, तो उनमें से आप इस तरीके से किन्हीं भी 3 पॉइंट का वर्णन इस प्रश्न में आपको करना है। तो यह था आपका 9वां प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अंतिम
10वां प्रश्न है बेटा, स्क्रीन पर देखिएगा। कृषि का अर्थ समझाइए तथा गहन निर्वाह कृषि व विस्तृत वाणिज्य कृषि की तुलना निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। क्षेत्र, विधि या प्रक्रिया और उपजे। 4 नंबर का प्रश्न है, 8वें पाठ से लिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की परिभाषा की। तो आप पहले हेडिंग बनाएंगे कृषि और लिखेंगे भी कृषि क्या है। भूमि के उपयोग द्वारा फसल उत्पादन की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं और कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप या प्राथमिक कार्य है। तो भूमि के उपयोग द्वारा फसल उत्पादन की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं, ये एक सामान्य परिभाषा होगी। उसके बाद आपको अंतर करना है गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य कृषि लिखेंगे इस प्रकार टेबल फॉर्म में। 3 पॉइंटों में आपको वर्णन अंतर करना है, क्षेत्र, विधि और उपज। क्षेत्र यानी गहन निर्वाह कृषि कहाँ होती है और विस्तृत वाणिज्य कृषि कहाँ होती है। इसमें आप लिखेंगे उन विकासशील देशों में, ये ज़्यादातर विकासशील देशों में होती है, उन विकासशील देशों में होती है जहाँ भूमि कम और जनसंख्या अधिक होती है। तो उन विकासशील देशों में जहां जमीन कम है और जमीन मतलब खेती वाली जमीन, तो भूमि कम और जनसंख्या अधिक होती है। ठीक है, एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे एशिया के घने बसे क्षेत्र, यानी एशिया के जहां जनसंख्या ज्यादा है वो इलाका। तो सेम इसकी उल्टी, ये उन विकासशील देशों, विकसित देशों में होती है। ये विकासशील में वो विकसित देशों में होती है जहां भूमि अधिक और जनसंख्या कम हो। यहां था भूमि कम और जनसंख्या अधिक, वहां हो गया भूमि अधिक व जनसंख्या कम हो। एग्जाम्पल, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानी क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर विस्तृत वाणिज्य कृषि होती है। दूसरा आपने विधि या प्रक्रिया यानी ये किस प्रकार होती है। तो गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत खेती का जो समस्त काम है वो किसान या उसके परिवार के सदस्य करते हैं और इसमें मशीनों का उपयोग बहुत ही कम होता है। ठीक है, गहन इसलिए कहते हैं क्योंकि भूमि कम है और दबाव ज्यादा है। ठीक है, तो कम जगह में अधिकतम उत्पादन वो गहन होता है। ठीक है, तो विधि में है खेती का समस्त काम किसान और उसके परिवार के सदस्य करते हैं और इसमें मशीनों का उपयोग बहुत ही कम होता है। इधर हम लिखेंगे खेती का समस्त कार्य, जमीन जोतने से लेके फसल काटने तक आगे तक की सारी प्रक्रिया, खेती का समस्त कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। ट्रैक्टर, थ्रेसर, कंबाइन आदि मुख्य यंत्र है वो खेती में काम में लिए जाते हैं। तो ये तरीका हो गया उस खेती को करने का। अंतिम है उपज का। गहन निर्वाह कृषि मुख्यतः खाद्यान्न फसल के लिए होती है जिसमें गेहूं और चावल, क्योंकि खाने का उद्देश्य, क्योंकि पेट भरने के लिए अन्न चाहिए भाई, तो गेहूं और चावल इसकी प्रमुख उपज होती है। जबकि विस्तृत वाणिज्य कृषि की जो मुख्य फसल है बेटा वो गेहूं होती है। गेहूं, हाँ, हालांकि इसके साथ गेहूं के साथ जो जई, तिलहन वो भी है वो बो दी जाती है। तो ये था बेटा आपका पेपर 7 स्माइल का कक्षा 12 का भूगोल का 7वां पेपर। आप अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार करते रहिएगा, आपका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो रहा है। इसी तरीके से आगे पेपर आते रहेंगे और मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा उनके हल को लेकर। तो पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।